नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। SGPGI का 41वां स्थापना दिवस है। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहेंगे शामिल। स्वास्थ्य राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह रहेंगे मौजूद। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो स्थापना दिवस को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। SGPGI का 41वां स्थापना दिवस, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। SGPGI का आज 41वां स्थापना दिवस है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरण सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो SGPGI का 41वां स्थापना दिवस है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेरा मानना है कि अगले 5 वर्ष इस संस्थान के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था। आज वे डिपार्टमेंट यहां पे खुल रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बारे में पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड पर कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने भी विभाग से भी कह रखा है, साथ साथ SGPGI से भी कह रखा है कि भाई हेल्थ सेक्टर में जो कुछ भी नया हो सकता है उसको लाने के लिए, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करने के लिए हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा, जुटना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्ष के अंदर वो परिणाम हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिले हैं। और संभवतः देश का ये पहला चिकित्सा संस्थान होगा जिसको CSR से लगभग 500 करोड़ रुपए भी इस दौरान प्राप्त हुए हैं, जिसमें सालोनी फाउंडेशन के साथ साथ यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट के लिए जो सुविधा बनने जा रही है, इन सब को मिला लें तो यह अपने आप में नई उपलब्धि संस्थान ने अर्जित की है। और इस शानदार यात्रा के लिए जहां इसका श्रेय संस्थान को जाता है, संस्थान के निदेशक, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के सभी कार्मिक, यहाँ के सभी छात्र छात्राओं को, सबको इसका श्रेय जाता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने चुनौती भी उतनी ही मजबूत होती है। ये चुनौती के प्रति एक पक्ष को लेकर के तो आप चले हैं, बहुत मजबूती के साथ चले हैं, और वो पक्ष है कि हम हेल्थ को टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जोड़ सकें। जैसे भारत सरकार ने भी टेली कंसल्टेशन और टेलीमेडिसिन के एक मॉडल के रूप में SGPGI को भी एक सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया है। और उनका भी है कि एक नोडल केंद्र बने जहां से पूरा यह अन्य लोगों के लिए भी, यह पूरे प्रदेश के लिए भी और उत्तर भारत के लिए भी मानक तय करे। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की टीम को
इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जब कोरोना वायरस यूपी के अंदर दिखा था, तब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एडवाइजरी टीम का गठन किया था। एससीपीसीआई के डायरेक्टर उसको हेड करते थे। वहीं हरदोई में पुलिस ने वर्दी का रौब दिखाया है। दरोगा ने युवक को जरा थप्पड़, युवक ने सुसाइड कर लिया। हरदोई में पुलिस ने वर्दी का रौब दिखाया है। थप्पड़बाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसकी वजह से पुलिस प्रशासन में टेंशन का माहौल है। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला हुआ था। पुलिस ने मामले में विपक्षियों से मिली भगत की है। 10 अक्टूबर को पुलिस ने प्रवीण नामक शख्स की पिटाई की। 16 नवंबर को प्रवीण ने सुसाइड किया है। प्रवीण की पत्नी ने पुलिस पर आरोप भी लगाया। पुलिस की कार्रवाई से दुखी होकर पति ने आत्महत्या किया है। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें पुलिस प्रशासन ने अभद्रता की युवक के साथ, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया है। तो 10 अक्टूबर को पुलिस ने प्रवीण नामक एक शख्स की पिटाई की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद बेहद अपमान महसूस करता है और इस व्यक्ति ने अब आत्महत्या कर ली है। 16 नवंबर को प्रवीण ने सुसाइड कर लिया। प्रवीण की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस की कार्रवाई से दुखी होकर पति ने आत्महत्या की है, ऐसा आरोप प्रवीण की पत्नी का है। तो हरदोई का ये पूरा मामला है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके की कार्रवाई की जाती है, जिससे बेहद दुखी होता है शख्स और सुसाइड कर लेता है। तो जमीनी विवाद में विपक्षियों से मिली भगत का भी आरोप लगाया है पत्नी ने। प्रवीण की पत्नी ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मिली भगत का भी आरोप लगाया है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से युवक बेहद दुखी था, बेहद क्षुब्ध था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया है। थप्पड़बाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन बेहरकम है, टेंशन का माहौल है। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा मामला हुआ था, जिसमें पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है। पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके से कार्रवाई किया जाता है और वर्दी की हनक देखने को मिला है। पुलिस प्रशासन ने युवक को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद वो बेहद दुखी था इस कार्रवाई को देखने के बाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद त्रिवेदी हरदोई से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ है ये पूरा मामला और ये जो वीडियो सामने आया है, इस वीडियो की हकीकत क्या है? अक्टूबर का वीडियो है, जो कि ये देखिए इसमें दरोगा है राजेश द्विवेदी, ये बेटा गोकुल थाने में तैनात है। उनके साथ एक आरक्षी भी है। देखिए किस तरीके से इसको पीट कर गाड़ी में बिठा रहे हैं, जो कि पुलिस को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन पुलिस दूसरा जो पक्ष था उसके कहने के अनुसार ये पुलिस का कृत्य दिख रहा है सामने, और किसी एक गाँव के ही ग्रामीण ने ये वीडियो बना के रखा हुआ था। हालांकि आपको बता दें कि जो ये वीडियो है, इससे क्षुब्ध आकर पुलिस ने कई बार इस युवक को थाने पर बुलाया और टॉर्चर भी किया, उसको बेइज्जत किया। बेइज्जत होने के बाद में उसने 16 नवंबर को बिलखरान थाना क्षेत्र में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद में उसकी पत्नी ने मुख्यमंत्री से और एसपी हरदोई से नीरज कुमार यादव उनसे न्याय की गुहार लगाई है। उस पत्र में लिख के उसने दिया है कि यहाँ पे जो ये बेटा गोकुल स्थानीय जो पुलिस है, उन्होंने हमारे पति के साथ जबरिया जमीन से कब्जा चुकाने को लेकर इस तरीके का ये कृत्य किया है और पुलिस की जो प्रताड़ना है उससे क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पूरे मामले पर एसपी नीरज कुमार यादव ने 2 दिवसीय के लिए उन्होंने जांच एडिशनल एसपी मार्तंड प्रकाश को सौंपी है। हालांकि अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि क्या है पूरा मामला और क्या कार्रवाई की जा रही है दरोगा के ऊपर। जी, यानी कि आनंद, ये पूरा वीडियो सामने आता है तो पुलिस महकमे में भी हड़कंप का माहौल है। लेकिन सवाल ये उठता है आनंद, क्योंकि 16 नवंबर को प्रवीण ने अपनी जान ले ली, खुदकुशी कर ली है, लेकिन आज जो तारीख है
14 दिसंबर है, 1 महीने का लगभग ये समय। इतनी देर क्यों हो गई? पत्नी जो है प्रवीण की, उनको मुकदमा दर्ज कराने में किसी तरीके का दबाव है या पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी तरीके का धमकाया जा रहा था? जो जमीन विवाद के दूसरे पक्ष है, क्या उनकी तरफ से धमकी दिया जा रहा था पत्नी को? की धमकी वाली बात तो अभी सामने नहीं आई है। हालांकि जो उनकी पत्नी का कहना है, जो मृतक है उनकी पत्नी का कहना है कि जो दूसरा पक्ष है वो लगातार पुलिस के टच में बना था, पुलिस को पैसे खिला रहा था। इसके चलते पुलिस लगातार जो मृतक है उसको धमका रही थी, उसको बेइज्जत थाने में ला के रोज कर रही थी कि जमीन का कब्जा छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत थी, लेकिन पुलिस ने इसकी हीला हवाली से एक व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। हालांकि जब ये वीडियो किसी ग्रामीण ने उसकी पत्नी को, तो मृतक की पत्नी को दिया है, तब ये मामला संज्ञान में आया। तब उस महिला ने मुख्यमंत्री से और एसपी नीरज कुमार यादव उनसे न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि अभी तक उस मामले में ना ही ये दरोगा जी को कोई कार्रवाई की गई, ना ही ये सिपाही पे कोई कार्रवाई की गई है। लेकिन हालांकि जब इस मामले में जब थाना अध्यक्ष इंद्रेश यादव से जब बात की तो उन्होंने बताया है कि अभी तक ये वीडियो हमारी संज्ञान में नहीं था, जो कि वीडियो कल ये संज्ञान में आया है। यानी कि वीडियो मिलने के बाद इस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है पत्नी ने प्रवीण की। क्या कुछ उस पत्र में मांग की गई है आनंद? देखिए, उसमें न्याय की मांग की गई है कि पुलिस का जो दबाव था, पुलिस उनके ऊपर दबाव बना रही थी, पुलिस लगातार जिस तरीके से उनको बेइज्जत कर रही थी, उनको न्याय चाहिए। और उस जमीन पे जबरिया जो कब्जा था, उस कब्जे को ना छोड़कर वो कब्जा दूसरे जो पक्ष थे वो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे कि कब्जा छोड़ो जमीन का। हालांकि अभी तक कोई भी उनको वो नहीं दिया गया है आश्वासन, कोई यानी कि न्याय की मांग की जा रही है पत्नी के द्वारा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं और कब तक इस पूरे मामले पर जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलता है। बहुत शुक्रिया आनंद त्रिवेदी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दरोगा ने युवक को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद दुखी होकर 16 नवंबर को युवक ने आत्महत्या कर ली। अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। अब जांच में क्या कुछ खुलासे होते हैं, एक अलग टीम का भी गठन किया गया है इस पूरे मामले पर जांच करने के लिए। वहीं पत्नी के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया है। वहीं अतुल सुभाष केस में बेंगलौर पुलिस मामले को सुलझाने में लगी है। बेंगलौर के अतुल सुभाष सुसाइड केस मामले में जौनपुर में तीसरे दिन भी मौजूद है। बेंगलौर पुलिस मृतक की पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के तलाश में बेंगलौर पुलिस जुटी हुई है। कल मृतक अतुल सुभाष के ससुराल आवास पर बेंगलौर पुलिस द्वारा नोटिस भी चस्पा किया गया। जिला कोर्ट में कागजी कार्रवाई के लिए एक बार फिर से बेंगलौर पुलिस जाएगी और परिवार की तलाश भी करती हुई बेंगलौर पुलिस नजर आ रही है। नोटिस भी चिपकाया गया है इस पूरे मामले पर। तीसरे दिन भी जौनपुर में ही बेंगलौर पुलिस मौजूद है। अतुल सुभाष केस का ये पूरा मामला है, खुदकुशी का ये पूरा मामला है। 23 पन्ने में अतुल ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, अपनी दास्तान सुनाई थी, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ है ये पूरा मामला? आज तीसरे दिन भी बेंगलौर पुलिस जौनपुर में मौजूद है, क्या कुछ आज होने वाला है? आपको बता दूं, बेंगलोर के अतुल सुभाष की आत्मकथा जो है सुनने के बाद पूरा देश जो है चर्चा हो रही प्रदेश में। तो वही हम बात करें जौनपुर में जो मृतक अतुल सुभाष की ससुराल है, उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया जो है फरार बताई जा रही है। बेंगलुरु पुलिस जो है उसकी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके निकिता सिंघानिया के माँ, भाई और बड़े पिताजी की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि मृतक के भाई के तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अतुल सुभाष ने जौनपुर के सिस्टम यानी जज पर भी बड़ा आरोप लगाया था। वहीं मृतक अपनी पत्नी समेत जो है ससुराल के 4 लोगों पर जो है आरोप लगे हैं, केस दर्ज है 4 लोगों के खिलाफ। लेकिन बेंगलुरु पुलिस जो है तीसरे दिन जौनपुर में पहुंची है। निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कल जो है कल तो जो बेंगलुरु पुलिस लगभग 4 से 5 घंटा जिला कोर्ट में कागजी कार्रवाई की थी, लेकिन चर्चा यह है कि थोड़ी देर के बाद जो है जिला कोर्ट में बेंगलुरु पुलिस फिर पहुंचेगी। जी, यानी कि फिर से कागजी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस चिपकाया गया है विवेक, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है निकिता के परिवार की तरफ से, सिंघानिया परिवार की तरफ से? साथ ही साथ सवाल ये भी है, क्योंकि लगातार ये सिंघानिया परिवार फरार बताया जा रहा है, क्या पुलिस प्रशासन को
इनको लेकर, परिवार को लेकर कोई लीड मिली है कि आखिरकार कहाँ है, कहाँ भी ये परिवार मौजूद है, कोई लोकेशन? श्रुति, बिल्कुल आपको बता दूं, बेंगलुरु पुलिस के डर से सिंघानिया परिवार यानी नितिका सिंघानिया के मां और भाई अपने घर पर ताला लगा कर फरार हो गए थे। लेकिन जो चौथा नाम है नितिका सिंघानिया के बड़े पिताजी सुशील सिंघानिया का, हालांकि उनका घर शहर में ही है लेकिन वो भी फरार बताया जा रहा है। लेकिन वहां बेंगलुरु पुलिस जाएगी, नितिका सिंघानिया करीबियों और रिश्तेदारों से पूछताछ करेगी। लेकिन मौजूदा समय जहाँ नितिका सिंघानिया जो मायका है, जो घर है, वहाँ जो है ताला लटका हुआ है। वहाँ बेंगलुरु पुलिस नोटिस पाया है और नोटिस में जो है साफ तौर पे लिखा है कि 3 दिन के अंदर सभी आरोपियों को बेंगलुरु के संबंधित थाने पर हाजिर होना है, नहीं तो और भी बड़ी कार्रवाई बेंगलुरु पुलिस कर सकती है। जी, यानी कि थाने में पेश होने का आदेश दिया गया। इस नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी लिखी गई है कि आगे की कार्रवाई और भी सख्त हो सकती है। विवेक, सवाल ये भी है क्योंकि अब सिंघानिया परिवार के द्वारा अर्जी लगाई गई है अग्रिम जमानत की, ये भी जानकारी मिल रही है। और देखिए, चर्चा ये है कि अग्रिम जमानत के लिए जो है इनके वकील जो है हाई कोर्ट हुआ, चाहे बेंगलुरु के संबंधित कोर्ट हुआ, वहां पे अर्जी लगाने की बात सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं हम कर सके। लेकिन जिस तरह से देखने वाली बात होगी, सिंघानिया परिवार लगातार अपनी जमानत के लिए अदालत की चौखटों पर जा रहे हैं। लेकिन क्या उन्हें वहां से जो है कुछ जमानत मिलता है या वहां से कुछ उनको आगे की यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही सिंघानिया परिवार पूरे तरीके से तैयार है, आश्वस्त है कि गिरफ्तारी होगी। अब अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई है, हालांकि अभी इसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऑफिशियल पुष्टि करना बाकी है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिला कोर्ट में एक बार फिर से आज कागजी कार्रवाई बेंगलुरु पुलिस करती हुई नजर आएगी। अतुल सुभाष केस एक बार फिर से उलझता हुआ नजर आ रहा है। सिंघानिया परिवार की तलाश पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। खबरें बढ़ते आगे। संभल हिंसा की अब SIT करेगी जांच, हिंसा के अभियुक्तों पर घोषित किया जाएगा इनाम। अब तक 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हिंसा की तह से निकल कर आई तुर्क बनाम पठान में वर्चस्व की कहानी क्या है? SIT करेगी तुर्क बनाम पठान जंग की पड़ताल। लोकल प्रशासन ने भी अब शिकंजा कसा है। बिजली चोरी को लेकर DM संभल का सघन अभियान भी लगातार जारी है। मस्जिदों के घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। तो अब तक 12 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हिंसा की तह से निकलकर आई है तुर्क बनाम पठान में वर्चस्व की कहानी। हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर यूपी के अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, संभल हिंसा की अब SIT जांच करती हुई नजर आएगी, क्या कुछ जानकारी? हिंसा को लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। संसद में भी काफी और फरावा चल रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो जांच है वो स्पेशल टीम SIT करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। अभी तक की जो जांच में निकल के आया है कि असली लड़ाई वहां पर तुर्क बनाम पठान की थी। ये मुसलमानों के 2 अलग अलग गुट हैं जिनमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, सामाजिक प्रतिद्वंद्विता भी है। और उस दिन जो मस्जिद में हुआ पर्व के दौरान, इसमें भी यही कहानी का पेच है। जैसा कि पुलिस का कहना है कि इस हिंसा में तुर्कों की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें लोगों की जानें चली गई। अब तक जो है कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 3 महिलाओं को भी जेल भेजा जा चुका है। और जो अभियुक्त हैं जिनको पुलिस ने चिन्हित कर लिया है, उन पर अब इनाम घोषित करने की तैयारी चल रही है। और इस बीच जो SIT की आहट है, जो उसकी तरफ से जांच की शुरुआत की जाएगी, उससे काफी कुछ साफ हो जाएगा। यानी कि लोकल प्रशासन की तरफ से भी शिकंजा कसा जा रहा है उपद्रवियों पर, साथ ही साथ अब SIT की भी गठन किया जाएगा, एक अलग एंगल से जांच किया जाएगा। सवाल ये है अनिल जी कि पठान और तुर्क में किस तरीके की वर्चस्व की कहानी, कौन सा एंगल सामने आने लगा है संभल हिंसा को लेकर? देखिए, वहाँ पर जो सांसद हैं वो तुर्क बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और जो विधायक हैं वो पठान से ताल्लुक़ रखते हैं। एक तरह की ये भी खबर है कि समाजवादी पार्टी में इस समय तुर्कों को तवज्जो ज़्यादा दिया जा रहा था, जिसकी वजह से पठान जो है वो नाराज भी थे, जिसका परिणाम भी कुनरकी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। 65% मुस्लिम आबादी वाली कुनरकी में भाजपा प्रत्याशी की रिकॉर्ड मतों से जीत इस बात का संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जो मुस्लिम बिरादरी में है उसमें ही गुटबाजी चल रही है। जैसा कि वहाँ पे जो विधायक जीते हैं
जिनका नाम है जयवीर सिंह, उनका बाप रामवीर सिंह, उनका बाप कहना है कि उनको 80% मुसलमानों ने वोट दिया और बड़ी संख्या में पठानों ने वोट दिया। तो कहीं ना कहीं जो हिंसा की तह में जो कहानी निकल के आ रही है वो तुर्क बनाम पठान की है। पुलिस का भी ये दावा है कि यही गुटबाजी के चलते वहाँ पर हिंसा हुई और आपसी गोलीबारी में लोगों की जाने गई और अमन चैन बिगड़ा। यानी कि तुर्क बनाम पठान की जो वर्चस्व की कहानी है, जो वर्चस्व की लड़ाई है, वो हिंसा में तब्दील हो जाती है। अब इसी एंगल में एसआईटी भी जांच करती हुई नजर आएगी। लोकल प्रशासन की तरफ से भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जैसा कि अनिल पाठक जी आपने बताया है कि समाजवादी पार्टी से पठान का जो एक समुदाय है वो नाराज है। वजह क्या है इसकी, इस नाराजगी के पीछे की? देखिए, जो असल वजह है वो पॉलिटिकल है। इधर लोकसभा चुनाव में भी तुर्कों को समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट दिए गए और जीते भी वहां पर संभल में, जबकि जो पठान गुट है वो चाहता था कि उसकी बिरादरी के लोगों को टिकट मिले और राजनीति में उनका प्रभाव बढ़े। इस मुद्दे को लेकर के खींचतान समाजवादी पार्टी में चल रही थी पहले से ही, और सर्वे के दौरान इसने जो है आग में घी डालने का काम किया। जैसा कि पुलिस का कहना है कि मौका अच्छा था, तुर्क और पठान गुट आपस में भिड़ गए और जो हिंसा फैलाई गई वो जो है तुर्कों की तरफ से फैलाई गई। जो वहाँ बर्क सांसद हैं इनकी भी भूमिका को जो है संदिग्ध माना है। पुलिस ने FIR भी दर्ज की है पुलिस की तरफ से। अब जो है FIT को जांच सौंपी गई है। जो परतें अभी तक नहीं खुली हैं उनके भी खुलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि SIT टीम का तो गठन होगा, साथ ही साथ अब कौन से परतें सबके सामने आती है हिंसा की, वो कौन सी अनसुनी कहानी है, अनसुनी दास्तान है जो सबके सामने आते हैं। देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारी। वहीं महोबा में बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि कार से जा रही दुल्हन सड़क हादसे में घायल हो गई। मेकअप कराकर वापस लौटते समय दुल्हन सहित 3 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद तीनों घायलों को पुलिस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। बता दें कि अचानक टायर फट जाने से अनियंत्रित कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। गनीमत रही कि दुल्हन के हालात काफी ज्यादा ठीक है। तो 3 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। कार का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। महोबा में यह हादसा हुआ। मेकअप कराकर दुल्हन लौट रही थी तब यह दुल्हन थी, ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, श्रीनगर जा रही थी, इसलिए उनका गाड़ी का टायर फट गया, डिवाइडर से टकरा गई, तो उनको हल्की फुल्की चोट आई, उनको हॉस्पिटल लाया गया, उनका ट्रीटमेंट कराया गया। उनकी पर्सनल गाड़ी आ रही है श्रीनगर से, इसलिए वो अपनी पर्सनल गाड़ी श्रीनगर रवाना होंगे ट्रीटमेंट। खबर मथुरा से है, जहां थाना कोसी कला और SOG टीम की कोटावन चौकी क्षेत्र में पुलिस टीम की ओर से गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर घायल को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से असहला, कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो वहीं घायल अभियुक्त को इलाज के लिए CHC कोसी भेजा गया है। तो गौ तस्कर के साथ पुलिस प्रशासन की मुठभेड़ हुई, जिसमें अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। आरोपी के कब्जे से कारतूस भी बरामद किया गया। साथ ही साथ मोटरसाइकिल को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा बरामद किया गया है। पुलिस और गौ तस्कर के बीच ये मुठभेड़ हुई। वही खबर सीतापुर जनपद से है, जहां राशन कार्ड बनवाने के लिए विकलांग भटकने को मजबूर है। वहीं ग्राम प्रधान अंत्योदय कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। बता दें कि तहसील क्षेत्र के निवासी दयाराम ने उप जिलाधिकारी और IDRS करके आरोप लगाए हैं कि वो 40% विकलांग होने के कारण बेरोजगार है। वो अपने 3 बच्चों और पत्नी का राशन कार्ड न होने के कारण जीवन यापन करने में असमर्थ है। वहीं ग्राम प्रधान के पास सब कुछ होने के बावजूद कार्ड का लाभ उठा रहे हैं। तो राशन कार्ड के लिए भटकने पर एक विकलांग मजबूर हो गया है और कार्ड बनवाने के लिए वो दर दर भटकता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ग्राम प्रधान पर भी सवालिया निशान उठने लगे हैं।
फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।